प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 का बीजगणित नामक चैप्टर, जो कि हमारा 11वां चैप्टर है। ये जनवरी मास के पाठ्यक्रम में है। जनवरी मास में ये हमने पूरा करना है, सीखना है। वैसे मैंने कक्षा में ये सिखा दिया है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा हुई मैं इसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं नई नई वीडियो बनाने लगा हूं। इसलिए मेरा मन करा भाई मैं इसकी भी बना दूं। बाकी मैं ये सिखा चुका हूं 6ठी कक्षा में। तो देखिए, बीजगणित क्या होता है। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। गणित है जो 3 प्रकार का होता है। गणित के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अंक गणित। 3 प्रकार का अंक गणित है। तो प्यारे बच्चों, पहले क्या था, इन तीनों गणित की अलग अलग किताबें होती थी। अंक गणित की अलग होती थी, बीज गणित की अलग होती थी और रेखा गणित की अलग होती थी। अंक गणित क्या होता है, हम इसमें समस्याओं को हल करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम के पास 20 रुपए हैं और श्याम के पास 25 रुपए, तो बताओ कुल कितने रुपए हैं। तो अब हम जैसे अंक गणित से हम दूसरे नंबर पर मैं बीज गणित ही ले लेता हूं। बीज गणित, अब देखिए मैंने ये बात कही, राम के पास 20 रुपए और श्याम के पास 25 रुपए है। अगर मैं इसी बात को बीज गणित में बोलूं तो कैसे बोलूंगा? राम के पास x रुपए हैं और श्याम के पास y रुपए हैं। राम के पास कितने रुपए? x रुपए हैं और श्याम के पास कितने रुपए? y रुपए। तो बताओ दोनों के पास कितने कुल कितने रुपए होंगे? तो दोनों के पास x जमा y रुपए होंगे। हम बीज गणित में इनको ऐसे लिखते हैं। और जो x और y है, इनको हम चर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बीजगणित है हमारा। अब एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूं। मान लिया ऐसे भाई एक पेड़ पर y पक्षी बैठे हैं और x पक्षी और आकर बैठ गए, तो बताओ पेड़ पर कुल कितने पक्षी हैं? तो उसका भी आंसर यही आएगा, x प्लस के y। ये यहां भी हम चरों से पक्षियों को दिखाएंगे। और तीसरा है रेखा गणित। रेखा गणित क्या होता है? रेखा गणित में हम ऐसी समस्याओं का जिक्र करते हैं जिसमें रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। कोणों का जो त्रिविमीय है, जैसे आयत होगी, चतुर्भुज होगी, त्रिभुज होगी। आगे सीखेंगे, हम ये सीख भी चुके हैं। रेखा गणित के कुछ चैप्टर हमारे 6ठी कक्षा में थे ये। तो हमने क्या करना है? बीज गणित सीखना है। हमने क्या सीखना है? बीज गणित सीखना है। ये 6ठी कक्षा का 11वां अध्याय है। बीज गणित क्या होता है? सबसे पहले इसमें एक चीज आती है, अभी जो मैंने बताई थी, चर। चर क्या होता है? चर वह राशि है जिसका अनिश्चित मान होता है। इसकी जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता, वो क्या होता है? चर। जैसे हम ए से लेके जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण हैं, हम इनको प्रयोग करते हैं तो इनको चर बोला जाता है। चर का कोई निश्चित मान नहीं होता। चर का मान कोई भी अचर संख्या ले सकते। जैसे हम ये अंक है हमारे जो नेचुरल 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं अचर संख्याएं। इनको हम क्या बोलते हैं? अचर संख्याएं। और जो चर है, जैसे ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे क्या है? ये चर है। गणित के अंदर हम ए से लेके, आजकल हम अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का प्रयोग करते हैं। पहले हम हिंदी वर्णमाला के वर्णों का प्रयोग करते थे, जैसे ए आ ब से। इन वर्णों का हम बीजगणित में प्रयोग करते थे। ये तो था हमारा चर के बारे में, अचर के बारे में। और अब हम प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे इसमें
चरों का प्रयोग करना सीखेंगे। ये पेज नंबर 241 पे है, पेज नंबर 241 पे माचिस की तीलियों से बने प्रतिरूप। देखो ये प्रतिरूप बना रखे हैं एग्जाम्पल में, ये दो तीलियां लगा करके, ये दो तीलियां लगा करके, ये फिर आगे देखो आपने देखनी है, ये 2L है और ये 3L है और ये प्रतिरूप बना रखा, पैटर्न जिसको बोलते हैं हम। देखो एक L बनाने में कितनी तिलियों का प्रयोग हुआ है, 2, और यहां पे कितने L बनाए हैं, 1 2, तो इसमें कितनी तिलियों का प्रयोग हुआ है, 1 2 3 4, इसमें कितनी तिलियों का प्रयोग हुआ है, 4 का। इसी प्रकार ये कितने L हैं, 1 2 3, और 3L को बनाने में कितनी तिलियों का प्रयोग हुआ है, 1 2 3 4 5 6। देखो यहां से हमारी समझ में बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, अगर हम 1L बनाते हैं तो 2 तिलियों की आवश्यकता होगी, और 2L बनाते हैं तो 4 तिलियों की आवश्यकता होगी। अगर हम 3L बनाते हैं तो कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी, 6 तिलियों की। इसी प्रकार अगर हम 4L बनाएंगे तो कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी, 8 की। तो इसको हम एक टेबल बना लेते हैं, देखो ऐसे, और हम कितनी ही L बना लें तो हम बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं कि उसमें कितनी तिलियों का प्रयोग होगा। ये देखिए ये हम एक टेबल बना लेते हैं, यहां पे लिखेंगे हम L की संख्या, L की संख्या जितनी हमने L बनानी है, और यहां पे लिखेंगे तिलियों की संख्या। यहां पे हम क्या लिखें, तिलियों की संख्या, यहीं से ले लेते हैं हम। अगर हमने 1L बनानी तो कितनी तिल्ली लगी, 2। अगर 2L बनाई तो कितनी तिल्ली लगी, 4। अगर 3L बनाई तो कितनी तिल्ली लगी, 6। अगर 4 बनाएंगे तो कितनी लगेगी, 8। अगर 5 बनाएंगे तो 10। अगर 6 बनाएंगे तो 12। देखो बड़ा आसान सा एक यहां से इस प्रतिरूप का एक फार्मूला यहां पे निकल के आ रहा है। तिलियों की संख्या हम कैसे बता सकते हैं, तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या बराबर है 2 गुणा में L की संख्या, L की संख्या। देखो 2, और यहां पे L की संख्या N से हम डिनोट करेंगे। N यहां पे एक चर है, N की जगह आप मान लिया भाई हमने 10 L में ये बताना में कितनी तिलियां लगी है, तो क्या करेंगे, 2 गुणा N की जगह हम 10 रख देंगे, हमें पता चल जाएगा कितनी तिलियां लगी हैं, 20 तिलियां लगी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्नावली 11.1 के सम करते हैं। देखिए 11.1 ये आ गई हमारी 11.1 का पहला सवाल, तिलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के नियम ज्ञात करने हैं। देखो यहां पे A दिया हुआ है, T, बिल्कुल आसान है। अब एक T बनाने में कितनी तिल्ली लगी है, 1 और 2। कितनी तिल्ली लगी है, 2। ये उसी प्रकार का सवाल है जो अभी हमने एग्जाम्पल में सीखा था, उदाहरण में सीखा था। अगर हम 2 बनाएंगे तो कितनी लगेंगी, 4। अगर हम 3T बनाएंगे तो कितनी तिलियां लगेंगी, 6। तो इस प्रकार देखो ये हमारा एक अगर हम इसको एक टेबल के रूप में लिखें, ये जो पिछले सवाल की तरह है, देखिए यहां पे T की संख्या, यहां पे लिखेंगे T की संख्या, और यहां पे लिखेंगे तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 1T बनाएंगे तो कितनी तिली लगेगी, 2। अगर 2 बनाएंगे तो कितनी लगेंगी, 4। अगर 3 बनाएंगे तो कितनी लगेंगी, 6।
अगर 4 बनाएंगे तो कितनी लगेंगी 8, अगर 5 बनाएंगे तो कितनी लगेंगी 10। इस प्रकार जो तीलियों की संख्या है टी बनाने में तीलियों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 2 गुणा टी की संख्या। टी की संख्या अगर हम इसको n से ले लें 2 गुणा n, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका ये n है प्यारे बच्चों, ये n है। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बी पार्ट है, देखो z के प्रतिरूप को बनाने में कितनी तीलियां लगेंगी। अब z का जो नियम है, z को बनाने में कितनी तीलियां लगती हैं, कितनी 3, अगर 2 z बनाएंगे तो कितनी लगेगी 6। ये आपने खुद करने हैं, अब पहले पार्ट है जो अब आपने खुद करना है ये। अब देखिए इसका दूसरा सवाल क्या है, हम अक्सर L, C और F के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न नंबर 1 में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होते हैं जो L द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए बिल्कुल ही आसान सवाल है दूसरा, लेकिन मैं करवाऊंगा, समझाने की जरूरत नहीं थी वैसे। दूसरा सवाल देखो, एल सी को चलो ऐसे लिख लेते हैं, और एफ देखो ऊपर प्रश्न नंबर 1 में दिए हुए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त होता है। ये कौन कौन से अक्षर है, देखो कौन कौन से अक्षर है पहले सवाल में। एक तो टी है, क्योंकि एल में कितनी तीली लगती हैं, 2 तीली लगती हैं। देखो एक तो है टी, और एक है वी में भी 2 तीलियां लगेगी, ये 2 ही है, ठीक है। तो ये कौन कौन से अक्षर, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, आप यहां पे लिखोगे क्योंकि टी को बनाने में भी 2 तीलियों का प्रयोग होता है और वी को बनाने में भी 2 तीलियों का प्रयोग होता है। इसलिए जो एल है वो जो प्रतिरूप एल में प्रयोग होगा वही प्रतिरूप टी और वी में प्रयोग होगा। अब देखिए जो सी है, सी में कितनी लगेंगी, अगर हम इसको ऐसे लगेंगे, ऐसे बना लेते, सी को तीलियों से ऐसे बनेगी, तो इसमें कितनी होंगी, 3 होंगी। तो 3 तीलियां किस किस में लगती हैं, देखो एक तो Z में 1 2 3, और देखो एक U में, U भी C जैसा है, बस ये 2 ही है Z और U में, क्योंकि C को बनाने में भी 3 तीलियों का प्रयोग होगा, इसी प्रकार Z और U को बनाने में भी 3 तीलियों का प्रयोग होगा। जो नियम C को बनाने में लगेगा वही नियम Z और U को बनाने में लगेगा। अब है F में देखो कितनी तीलियां हैं, F में 1 2 3 4 तीलियां, कितनी है, 4 तीलियां हैं F में। तो देखो प्यारे बच्चों, 4 तीलियां और किस किस में लगती है, इसमें कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें 4 तीलियों का प्रयोग होता हो। देखो पहला ए पार्ट है, टी में 2 लगती है, जेड में 3 लगती है, यू में भी 3 लगती है, वी में 2 लगती है, ई में 5 लगती है, एस में 2 2 4 5 लगती है, और ए में 2 और 4 6 लगती है। तो पहले सवाल में ऐसा कोई प्रतिरूप नहीं है जिसमें 4 तीलियों का प्रयोग हुआ हो। ये था हमारा दूसरा सवाल। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। आप अपनी किताब साथ खोलकर रखें ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए तीसरा सवाल, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। किसी परेड में जो कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में, पंक्ति समझते होगे लाइन होती है, एक पंक्ति में, यहां पे लिखेंगे एक पंक्ति में कैडेटों की संख्या
एक पंक्ति में कैडेटों की संख्या कितनी है? बराबर है 5। इसमें एक एक नियम लग जाएगा, जैसे अंकगणित का जो एक एक नियम है। बताइए यदि पंक्तियों की संख्या n हो, बिल्कुल आसान है। n पंक्ति में कैडेटों की संख्या क्या हो जाएगा? इससे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा n। अब कितनी ही पंक्तियां हों हम बता सकते हैं। अगर 100 पंक्तियां हैं तो यहाँ n की जगह 100 रख देंगे, क्या हो जाएगा? 5 गुणा 100 बराबर है 500। अगर 6 हो पंक्तियां तो 6 गुणा 5 गुणा 6 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे? 30 कैडेट और 500 कैडेट। मेरे ख्याल में ये आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल है ये। अब सवाल नंबर 4 बिल्कुल आसान है। एक पेटी में 50 आम है। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे यदि पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग किया जाए? बिल्कुल आसान है, इसी प्रकार है ये। एक पेटी में आम, एक पेटी में कितने आम हैं? 50 हैं। एक पेटी में कितने आम हैं? 50 है। ये सवाल नंबर हम कर रहे हैं 4। एक पेटी में आम कितने हैं? 50। तो बी पेटी में कितने हो जाएंगे? बी एक की जगह क्या है? बी पेटी में आम क्या हो जाएंगे? इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, 50 बी आम हो जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है ये भी। चलो सवाल नंबर हम 5 करते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिए, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। हर एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल देता है? 5। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये पिछले सवाल की तरह है। एक विद्यार्थी को पेंसिल मिली कितनी? 5। अगर s विद्यार्थी हो तो कितनी हो जाएगी? 5s हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। एक विद्यार्थी को पेंसिल मिली, कितनी पेंसिल मिली है? 5 पेंसिल मिली है। एक विद्यार्थी को पेंसिल मिली कितनी? बराबर है 5। देखिए इसको ठीक लिखना है क्योंकि एस भी लिखेंगे हम, एस भी 5 है। और अगर एस विद्यार्थी हो तो बिल्कुल आसान है। एस विद्यार्थियों को पेंसिल मिली कितनी? 5। 5 को ठीक लिखेंगे 5 और ये एस, बिल्कुल आसान है। प्यारे विद्यार्थियों, छठा सवाल, 7वां सवाल, 8, 9, 10, 11 बिल्कुल ही आसान सवाल है। ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है। अब आपने ये खुद करनी है। अगर आपको कोई सवाल फिर भी समझ में नहीं आता तो आपने बताना है, मेरे को फोन करके मेरे से पूछना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने बार बार देखनी है। धन्यवाद आपका।